हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले खिलजी वंश की हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के विषय में और वो किस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसने कौन कौन सी विजय की, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि अलाउद्दीन खिलजी आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देके और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में अब बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा शासनकाल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था, ठीक है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोगों ने देखा था कि ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था। साथ ही जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया था, तो इस वजह से दामाद भी था, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन यहीं से एक बार आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, ठीक है, भतीजा था, दामाद था, दोनों नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि भतीजा और दामाद दोनों ही था। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या की। हम लोगों ने जलालुद्दीन को जब पढ़ रहे थे तब देखा था कि दक्षिण विजय के उपरांत आने के बाद उसने किस प्रकार से उसको कड़ा में बुलाया और वहाँ पर इसकी हत्या कर दी थी और अपना पहला राज्याभिषेक जो है वहीं पर कर लिया था, कड़ा में ही। इसके बाद फिर वो जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में बलबन के महल, यानी कि जो जिसको कहते थे लाल महल, क्या कहते थे, लाल महल, ठीक है, लाल महल को जो है लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। इसके साथ साथ उपाधियों की बात करें तो उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, और या यूँ कहें कि सिकंदर ए सानी के साथ साथ कहीं कहीं आपको सिकंदर द्वितीय भी लिखा मिल जाए तो उसका तात्पर्य भी अलाउद्दीन खिलजी से ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण किया। तत्पश्चात उसने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था, जो कि हम लोगों ने उसमें देखा था देवगिरी को किस प्रकार से जीत करके वहाँ से धन लाया था। वो सारी चीज़ें हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देख चुके हैं। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद वह शासक बना और उसका राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अगर वहीं आपसे पूछ दे किसके शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था, तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है और दोनों ही तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन तैयार रखना है। नेक्स्ट है, उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा सफलतापूर्वक की। 1306 ईस्वी में उसकी सेना ने मंगोलों के विरुद्ध रावी नदी के तट पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो मंगोलों का कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बार आक्रमण जो है किसके समय पर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही हुआ था। और उसके जो प्रमुख सेनापति थे जिनमें से जफ़र खां का नाम एक आता है, ठीक है। वो प्रारंभ में उसने काफ़ी सारे अभियानों में मंगोलों को परास्त किया था और मंगोलों से युद्ध करते हुए ही उसकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो जफ़र खां का नाम आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस सेनापति का जो है सेनापति की मंगोलों से युद्ध करते समय मृत्यु हुई,
तो याद उसका आंसर होगा जफ़र खां। ठीक है, इसके बाद गाजी मलिक को वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों का सूबेदार और वहाँ का किलेदार सेनापति के रूप में बना करके भेजता है। ठीक है, गाजी मलिक ये वही था जो आगे चल कर के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसने बहुत सारे मंगोल युद्ध किए और मंगोलों को जो है कभी भी भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ब्यास नदी तक जो अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, वहाँ से उसको पीछे हटाकर सिंध नदी तक का जो है पूरा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और दिल्ली सल्तनत और सिंध नदी के पार कभी भी मंगोलों को आने नहीं दिया। और यहाँ तक कि मंगोलों को अब ये भय भी लगने लगा था, वो सोचना भी बंद कर दिए थे कि सिंध के पार जाकर के हमको आक्रमण करना है। ठीक है, तो ये था पूरा सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंगोल अभियान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। और सबसे कहते हैं कि अधिक बार मंगोलों का जो आक्रमण हुआ वो किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही किया गया था। नेक्स्ट है आरंभिक शासन। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत कठोर शासक था। इसने कठोरता और आतंक के सिद्धांत पर शासन किया था। आरंभ में अलाउद्दीन ने कई हिंदू राज्यों पर आक्रमण किए। इसमें सबसे पहला जो इसका आक्रमण था वो था 1299 ईस्वी में गुजरात के खिलाफ। ठीक है, दूसरा जो था 1301 ईस्वी में रणथंभौर के खिलाफ हुआ था 1301 ईस्वी में। और ये पहला युद्ध था जिसके बाद हम लोगों को जो जौहर प्रथा है, ठीक है, तो जौहर प्रथा का प्रमाण जो है प्राप्त होता है। ठीक, तो याद रखिएगा जौहर प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान से प्राप्त होता है। इसके बाद 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर विजय हासिल की थी। और चित्तौड़ जो है उस समय राणा रतन सिंह के अधिकार क्षेत्र में था और वहाँ पर पद्मावती, ठीक है, जो आप लोगों की समय पद्मावत मूवी बनी है वो इसी चित्तौड़ की महारानी थी पद्मावती, जिन पर वो पूरी मूवी बेस्ड है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने बाद में पद्मावत नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, इस विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था? खिजराबाद। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद। क्योंकि इसने अपने पुत्र को खिज्र खां को जो 8 वर्षीय पुत्र था उसको यहाँ का जीतने के बाद शासक नियुक्त कर देता है और उसी के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख देता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1301 जो रणथंभौर का युद्ध था और 1303 जो चित्तौड़ का युद्ध था, ठीक है, इन दोनों ही युद्धों में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उपस्थित रहा था। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन दोनों अभियानों में शामिल हुआ था और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। 1305 में इसने मालवा को जीता था। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की कुछ प्रमुख विजय थी। और इसके बाद 1307 या 8 के आसपास इसने सिवाना को जीता था और सिवाना की विजय के उपरांत उसका नाम बदल करके इसने खैराबाद रखा था। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे सिवाना का इसने नाम क्या रखा था? खैराबाद। ठीक है, देन हम उसके बाद बात करते हैं कि इसके समय काफ़ी विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, जैसे मंगू खां का विद्रोह हुआ, हाजी मौला का विद्रोह हुआ, नवीन जो मुसलमान जलालुद्दीन खिलजी के समय बसाए गए थे, 4000 मुसलमान मंगोलों को बसाया गया था, फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, तो ऐसे मंगोलों को क्या कहा जाता था? नवीन मुसलमान। तो उनके द्वारा भी कई सारे विद्रोह किए गए। तो ऐसे विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान समाप्त तो किया, लेकिन अब ऐसे वो ऐसा पहला शासक था जिसने विद्रोह क्यों हो रहे हैं उसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया और उसके बाद उसने उन कारणों का पता लगा करके उस प्रकार की नीतियों को अपनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसके लिए उसने जो अमीरों
को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना कि अमीरों की अत्यधिक पावर होने से विद्रोह होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसीलिए उसने जो है अमीरों को नियंत्रित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था और इसके लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें से पहला था कि अलाउद्दीन खिलजी ने धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनने का आदेश दिया था। यानी कि जो भी उनको मददे मास या दान स्वरूप या जागीर के रूप में कई सारी ज़मीनें प्राप्त हुई थीं, वो सारी जागीरें इसने वापस ले लीं। दूसरी चीज़ इसने क्या किया कि इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, उसको और मजबूत किया। ठीक है, बरीद और मुन्निहन, ठीक है, ये 2 प्रमुख पद होते थे गुप्तचर व्यवस्था से, बरीद और मुन्नियन। बरीद और मुन्नियन ये 2 प्रमुख गुप्तचर होते थे, जिनकी सहायता से उसने इन लोगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया और सारी जानकारी जो है अपने पास रखता था। बर्नी लिखता है कि अमीरों में इतना ज़्यादा भय हो गया था कि वो लोग आपस में भी बात करने से डरते थे और बल्कि यदि बहुत ज़रूरी होता था तो इशारों में बात करते थे। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपसे आ जाए पूछने एग्ज़ाम में आ जाए कि किसने कहा है, तो याद रखिएगा बर्नी ने इस तरह का वक्तव्य जो है दिया है। नेक्स्ट इसने क्या किया था कि मदिरापान और जुआ खेलना, जिनकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ये अमीर वर्ग में विलासिता रहती थी और इसकी वजह से कई सारे अपराध होते थे। तो ये चीज़ भी अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आई और उसने मद्य निषेध यानी कि मदिरापान और जुआ खेलने की जो छूट थी उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये प्रतिबंध ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था, इसलिए बाद में उसने क्या किया था कि लोगों ने क्या किया, शक्कर से चीनी वगैरह से शराब बना करके घर में ही पीना शुरू कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूरी में आकर के एक अध्यादेश फिर से जारी किया और ये कहा कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का मद्यपान नहीं कर सकते हैं, वो अपने घर में रहकर मद्यपान कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में इसमें कुछ छूट देनी पड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी को। तीसरा चीज़ था, इसने अमीरों के व्यक्तिगत जीवन पर भी हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। इसके अंतर्गत उसने क्या किया था, उसने ये कहा कि ये शादी समारोह जो भी संपन्न होते हैं इन अमीरों के बीच में, तो अब बिना सुल्तान की अनुमति के कोई भी शादी समारोह अमीर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि अमीर वर्ग में जितने भी व्यक्ति थे उनको अब ये आदेश दे दिया गया कि अब आपके शादी संबंध या समारोह जो भी हैं वो बिना सुल्तान की आज्ञा के आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख 4 जो अध्यादेश थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्यादेश हैं और इन्हीं अध्यादेशों के माध्यम से उसने जो है क्या किया था कि इन लोगों को, अमीर वर्ग के लोगों को दमित रखने का और दबाने का प्रयास किया। राज्य को आंतरिक तथा बाहरी विद्रोह से सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी और इसके प्रमुख को बरीद मुमालिक कहा जाता था और गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग भूमि सुधार जो है इसका उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।